हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल करवाने वाला हूं, जो कि अगर पेपर में एक साल तो विकल्पी हमेशा फिक्स रहता है, विकल्पी हर साल फिक्स रहता है, और अगर बड़े में क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर और 6 नंबर ना, और 2 नंबर, ये सब इसमें से आते हैं ना। लेकिन आपके फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि आने वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे आप में ना। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, और दूसरी बात, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सरल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आपका अध्याय है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहली बात, एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। वृत्त में जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र ना। बीच वाले बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बीच वाले बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। जब हम गोला प्रकार से गोला बनाते हैं तो उसका जो सुई वाला नोक होता है, वही जो रखा गया होता है, वही उसका केंद्र होता है। तो ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक, इसे हमने क्या नाम दिया? केंद्र नाम दे दिया। ये आपका केंद्र हो गया। और केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो वक्राकार भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक, वक्राकार भाग को वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि। वक्राकार भाग को वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि। और बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। ये जो गोलाकार भाग है, इसे वृत्त की परिधि कहते हैं, और परिधि को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, या इसी को हम दूसरा नाम से पुकारते हैं, क्या? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। परि का मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना, तो जो इसे चारों तरफ माप दे उसे परिमाप बोल देंगे। ठीक, तो जो गोलाकार भाग है वह वृत्त के क्या है? परिधि है, या परिमाप बोलेंगे। बीच वाले भाग को केंद्र बोलेंगे। इतना क्लियर? अब अगर वृत्त के केंद्र से और परिधि तक कोई भी रेखा आती है ना, किसी भी बिंदु के परिधि पर, किसी भी बिंदु पर, अगर वृत्त के केंद्र से केवल परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी रेखा आती है, उसे हम लोग वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या। और इसका नाम हमने ए रख दिया, तो ओ ए वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ओ ए वृत्त की त्रिज्या। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। नेक्स्ट, अगर केंद्र से हटकर कहाँ से? केंद्र से हटकर मतलब केंद्र से दूर होकर कोई भी रेखा अगर वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं पर स्पर्श करे ना, केंद्र से हटकर या केंद्र से दूर होकर अगर कोई भी रेखा वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो बिंदुओं को क्या करे? छूती हो,
तो वह वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। और जीवा को इंग्लिश में कोर्ड कहते हैं। अगर इसका नाम हमने बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, तो ये आपका क्या हो गया? बीसी एक जीवा हो गई। बीसी आपकी क्या हो गई? जीवा हो गई। इतना क्लियर? दूसरा बात, अगर केंद्र से होकर और वृत्त के परिध को किन्हीं दो बिंदुओं पर छू दे, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा और वृत्त के परिध पर किन्हीं दो बिंदुओं को छू दे, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसे वृत्त की परिध पर किन्हीं दो बिंदुओं को छू दे, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे व्यास कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? व्यास। और व्यास को बोलते हैं डाईमीटर। व्यास को क्या बोलते हैं? डाईमीटर। व्यास का फार्मूला होता है क्या? ये त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसलिए 2r। व्यास का सूत्र क्या हो गया? 2r। त्रिज्या का दुगना होता है, इसलिए व्यास का सूत्र क्या हो गया? 2r। और परिधि का सूत्र आप सभी जानते हैं, 2πr। क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से, ये 10th की है। तो परिधि का सूत्र सब जानते हैं, 2πr। और त्रिज्या जानते हैं क्या होगा? ये व्यास का आधा होता है, तो इसलिए व्यास बटा 2। इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं व्यास को, तो इसलिए व्यास बटा 2। क्या लिख देंगे? व्यास बटा 2। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2। व्यास बराबर क्या होगा? 2r। व्यास बराबर क्या होगा आपका? 2r। और त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास बटा 2 ना। व्यास बराबर क्या होगा? 2r। व्यास बराबर 2r और त्रिज्या बराबर क्या होगा आपका? व्यास बटा 2। व्यास बटा 2। ठीक। अब और एक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा, फिर अच्छे से लिख दे रहे हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। फिर अगला क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। फिर क्या होगा? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास। इन सभी का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है πr²। क्षेत्रफल का सूत्र πr²। परिधि का सूत्र 2πr। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र व्यास बटा 2। व्यास बटा 2। और व्यास का सूत्र दुगना होता है त्रिज्या का, तो 2r। ये आपका बेसिक इसका फार्मूला होगा, जिसमें से आपको क्या और याद करना है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक। पाई का मान क्या होता है? 22/7। और दशमलव के रूप में क्या होगा? 3.14। दशमलव के रूप में क्या हो गया? 3.14। और एक आपको मान क्या याद करना है? करड़ी 3। करड़ी 3 का मान क्या होगा? करड़ी 3 का मान होगा 1.73। करड़ी 3 का मान क्या होगा? 1.73। तो इतना आपके चैप्टर में उपयोगी है। ठीक। आशा करता हूँ अभी तक मैंने जितना बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक। अब इसमें क्या क्या था? ये आपका अगर व्यास D और E हो जाए ना, तो जो है अब उसको भी लिख रहे हैं फिर से। क्या क्या? आपका त्रिज्या था, तो त्रिज्या को हमने यहाँ पर क्या दर्शाया था? त्रिज्या को हमने लिखा था क्या? O से, क्या लिखा था त्रिज्या को? O से A। OA। दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका था जीवा। जीवा को हमने क्या लिखा है? जीवा को हमने दर्शाया है BC से यहाँ पर। फिर आपका व्यास हुआ। व्यास
को किससे दर्शाया? डी ई आपका व्यास हो गया। केंद्र को हमने क्या बताया था? यहाँ पर ओ है। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, जीवा को इंग्लिश में कोड बोलते हैं, परिध को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो ये सभी सबकी इंग्लिश हो गए, और आशा करता हूँ आपको अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये थी आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब क्लास 10th के इंट्रोडक्शन में क्या था? ये है त्रिज्यखंड। हाँ, पहला क्या है? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या हेडिंग है आपका? लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखिए, अब ये आपका एक वृत्त है। क्या है आपका? वृत्त है। और कहा त्रिज्य खंड, तो इसके नाम से स्पष्ट है त्रिज्य। त्रिज्य का मतलब क्या होगा बच्चा? त्रिज्य का मतलब त्रिज्या, और खंड का मतलब टुकड़ा। त्रिज्य का मतलब त्रिज्या, त्रिज्य का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या, और खंड का मतलब क्या हो गया? टुकड़ा। क्या हुआ? टुकड़ा। तो मतलब वृत्त का अगर हम टुकड़ा किसके माध्यम से कर दे? त्रिज्या के माध्यम से कर दे। वृत्त का अगर टुकड़ा हम त्रिज्या के माध्यम से कर दे तो उसे ही हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड ना। अब टुकड़ा होगा तो कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा टुकड़ा होगा, या तो दोनों टुकड़े बराबर होंगे। बट हमें चैप्टर में पढ़ना है कि दोनों टुकड़े क्या हो? एक छोटा हो और एक बड़ा हो ना। तो छोटे टुकड़े को हम केवल त्रिज्यखंड के नाम से भी बुला सकते हैं। छोटे टुकड़े को हम केवल त्रिज्यखंड के नाम से भी क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम उसे लघु त्रिज्यखंड ही कहें, उसे हम केवल त्रिज्यखंड के नाम से भी बुला सकते हैं। लेकिन ये चूँकि बड़ा है तो इसलिए इसे हम दीर्घ संबोधित करेंगे कि यह एक दीर्घ त्रिज्यखंड है ना। तो त्रिज्यखंड होता है कि जब भी त्रिज्यखंड होगा तो बिना दो त्रिज्याओं के नहीं होगा। तो एक त्रिज्या ये हुआ, एक त्रिज्या ये हुआ, ठीक। एक त्रिज्या ये हुआ, एक त्रिज्या ये हुआ। इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनेगा उसे हम कहेंगे त्रिज्यखंड, ठीक। तो दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त का किया गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक। दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त का किया गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये वाला भाग है, इसे हम कौन सा त्रिज्यखंड कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। कौन सा खंड कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड, ठीक। और ये जो बड़ा वाला शेप है, बड़ा वाला शेप, इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके। अब आता है त्रिज्यखंड का फार्मूला। क्या आता है? फार्मूला। तो त्रिज्यखंड बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका चित्र कैसा होता है? चित्र सबसे अच्छा बना लिया करो जिससे आपको माइंड में हमेशा सेट रहे ना। तो त्रिज्यखंड का चित्र ऐसे होता है,
और इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये छोटा वाला भाग हमने काटा है। इसे क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड। ये आपको हुआ त्रिज्यखंड का चित्र। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो एरिया घेरा है, क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर वाला भाग। ये जो अंदर वाला भाग है ये कितना है वही हमें बताना है। अब आप बताइए, ये जो त्रिज्यखंड निकला है इस वृत्त में से ही निकला है ना? निकला है कि नहीं? ये जो त्रिज्यखंड निकला है, ये जो टुकड़ा इसका निकला है, अभी एक केक दे, उसमें से ऐसे ही तो काट के हम लोग केक खिलाते हैं, तो वो जो बाइट होता है केक का वही आपका त्रिज्यखंड होता है। तो वो जिन केक निकला रहता है वो पूरे केक में से निकला रहता है, वो भी एक वृत्ताकार शेप का होता है ना। तो वही चीज़ इसमें है। तो ये वृत्ताकार शेप था, उसमें से ये त्रिज्यखंड निकल गया। ये त्रिज्यखंड निकल गया तो कुछ टुकड़ा निकला, मतलब पूरे 360 भाग में से पूरे 300, पूरा हमारे पास कितना भाग था? 360 भाग था। पूरे वृत्त का अंशमाप कितना होता? 360। तो पूरा हमारे पास 360 भाग था, जिसका कुछ खंड निकला है, और जो खंड निकला है उसे हम मान लेते हैं थीटा, क्योंकि ये तो कोण होता है 360 डिग्री, तो ये भी तो आपका कुछ कोण निकला होगा बाहर, और कोण को थीटा से दर्शाते हैं, तो इसलिए उसे मान लेते हैं थीटा। इतना है समझ में? और ये पूरे वृत्त का निकला है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने अभी सूत्र क्या पढ़ा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपका सूत्र तैयार हो गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक, आपका सूत्र क्या बना? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या बना आपका फार्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके दीर्घ त्रिज्यखंड की तरफ ना। तो अब आपका है क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका चित्र कैसे बनेगा? सबसे पहले चित्र बनाइए। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। ये थोड़ा चित्र गड़बड़ हो गया है, बट समझने के लिए बहुत है। ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हुआ आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप ये जान चुके हैं क्या कि ये पूरे वृत्त में से काटा गया है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको हमेशा लिखना है। पूरे वृत्त में से काटा गया है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना। अच्छा बताइए, जब ये पूरे वृत्त में से काटा गया था तो पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360। तो आप लिखेंगे 360। क्लियर? अच्छा, उसमें से ये छोटा वाला जो भाग था, ये वाला भाग ये कट चुका है, तो ये बड़ा वाला भाग कितना रहा होगा ये हमें पता करना है ना। यही तो है बड़ा वाला भाग, ऊपर वाला। नीचे वाला छोटा वाला भाग है, ये जो कट के निकल चुका है, तो ये बड़ा वाला भाग बचा है। तो जब ये छोटा वाला भाग कट गया तो मतलब 360 में से कुछ घट गया। 360 में से कुछ घट गया तो उसे मानते हैं कि थीटा घट गया। मान लिया कि 360 में से कितना कोण घटा? थीटा। कितना घटा? थीटा। और पूरा कोण कितना था? तो 360 था, तो 360 भाग में से 360 का कुछ हिस्सा घट गया, तो पूरा कोण क्या बन गया? 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? अब इसका और एक वर्जन है दूसरा,
जो हम दूसरे तरीके से इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर सकते हैं ये छोटा वाला त्रिज्यखंड। क्या माइनस कर सकते हैं? छोटा वाला त्रिज्यखंड। और छोटे वाले त्रिज्यखंड का सूत्र क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आप चाहे ये वाला फार्मूला याद कर लें और चाहे ये वाला फार्मूला याद कर लें, दोनों सेम है। चाहे ये वाला फार्मूला याद करें चाहे ये वाला फार्मूला याद करें, आपका दोनों का दोनों फार्मूला क्या है? सेम है। ठीक, ये भी करेंगे तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, ये करेंगे तो थोड़ा सवाल लेंदी जाएगा। बस इतना ही फ़र्क होता है और कुछ है नहीं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? आपको इतना समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके आगे। ये आपका त्रिज्यखंड समाप्त हुआ ना। यहीं पर एक दो पॉइंट और लिख देते हैं जो हमने आगे नहीं बताया। वो क्या पॉइंट है कि पूरे वृत्त का अंश माप होता है 360। पूरे वृत्त का अंश माप कितना? 360। फिर अर्धवृत्त का अंश माप, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा? फिर अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण। पहला पॉइंट, पूरे वृत्त का अंश माप कितना होता है? 360 डिग्री। पूरे वृत्त का अंश माप 360 डिग्री। दूसरा क्या होता है? अर्धवृत्त का अंश माप। अर्धवृत्त का अंश माप कितना होगा? 180 डिग्री। अर्धवृत्त का 180। फिर अर्धवृत्त पर बना कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये आपका क्या है? अर्धवृत्त। अगर अर्धवृत्त पर पूछता है कितने डिग्री का कोण है तो 180। अर्धवृत्त का अंश माप अगर पूछेगा तो कितना है? 180 डिग्री। जबकि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, यहाँ पर कोण सी बन रहा है आपका, ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त व्यास द्वारा काटा गया होता है। जब भी जीवा केंद्र से होकर जाती है तब हमेशा अर्धवृत्त बनता है। जब भी जीवा केंद्र से होकर जाती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, जब भी जीवा केंद्र से होकर जाती है जिसे हम व्यास कहते हैं। क्या? जब भी जीवा केंद्र से होकर जाती है जिसे हम व्यास कहते हैं, तब एक नहीं दो अर्धवृत्त का निर्माण होता है। कितने अर्धवृत्त का? 2 अर्धवृत्त का निर्माण होता है, जिसमें ऊपर वाले अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री तथा नीचे वाले अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री, कुल मिलाकर 360 डिग्री। तो इसलिए कहा गया है कि अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री होता है, किंतु अर्धवृत्त द्वारा बना कोण, अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर, अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर कहीं भी, अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर कहीं भी बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर, अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर, अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बना कोण कहीं भी बने वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये था और कुछ बेसिक। अब आते हैं अपने चैप्टर के फिर दूसरे पड़ाव पर। क्या था? वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड। पहला आपका है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या है? लघु वृत्तखंड। और दूसरा आपका है दीर्घ वृत्तखंड। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। पहला आपका है लघु वृत्तखंड, दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड। जिसे लघु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेगमेंट। लघु को इंग्लिश में माइनर सेगमेंट, और को इंग्लिश में एंड, और दीर्घ को इंग्लिश में मेजर। दीर्घ को इंग्लिश में मेजर
और वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो पहला है माइनर सेगमेंट, दूसरा है मेजर सेगमेंट। पहला है माइनर और दूसरा है मेजर। माइनर का मतलब छोटा, माइनर का मतलब छोटा, और मेजर का मतलब बड़ा। माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। तो पहला है माइनर सेगमेंट, दूसरा है मेजर सेगमेंट। आइए देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड हमने अच्छे से समझा। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? जीवा द्वारा। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्या द्वारा काटे गए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। जबकि वृत्तखंड किसे कहेंगे? जीवा द्वारा। किसके द्वारा? जीवा द्वारा। तो ये आपका हुआ एक वृत्त। क्या हुआ? आपका एक वृत्त हुआ। और इसमें जीवा द्वारा जो काटा गया भाग होगा, इसमें जीवा द्वारा काटा गया जो भाग होगा उसे हम कहेंगे क्या? वृत्तखंड। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो लिखेंगे कि किसी वृत्त में जीवा द्वारा काटा गया खंड, किसी वृत्त में जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। किसी वृत्त में जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है, जिसमें से इस छोटे से भाग को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और ये बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। अब चलते हैं इसके फार्मूले पर। तो पहला फार्मूला होगा लघु वृत्तखंड या केवल वृत्तखंड, क्योंकि छोटे को इज्जत जल्दी नहीं मिलती, बड़ों को इज्जत मिलती है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे क्या? लघु वृत्तखंड बराबर लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इंग्लिश में। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसके लिए हमें लघु निकालना है। ठीक, ये छोटा वाला भाग निकालना है। कौन सा? छोटा वाला भाग निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर छोटा वाला भाग बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका छोटा वाला भाग। क्या हो गया? छोटा वाला भाग। लघु वृत्तखंड बराबर इसमें से त्रिज्यखंड के अगर फार्मूले को हम क्या करें? घटा दें। अगर लघु वृत्तखंड का निकालना है तो क्या करना है कि त्रिज्यखंड वाले में से त्रिभुज का एरिया घटा दें। त्रिज्यखंड वाले में से त्रिभुज का एरिया घटा दें। अगर हमें लघु निकालना है तो त्रिज्यखंड वाले में से त्रिभुज का एरिया घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमें बताइए ये छोटा वाला भाग प्राप्त होगा कि नहीं? बताइए। अगर इस वाले भाग में से, इस वाले पूरे भाग में से इस त्रिभुज वाले एरिया को, ये त्रिभुज वाला एरिया जो है, इसे हम क्या करें? निकाल दें। देखिए, निकाल कर यहाँ रख दिए। जब इस वाले भाग को निकाल कर यहाँ रख दिए तो बताइए ये नीचे वाला ही भाग बचा है कि नहीं? नीचे वाला भाग बचा ना। और यही नीचे वाले भाग का हमें क्या चाहिए? सूत्र चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक, तो समझ गए। तो त्रिज्यखंड का सूत्र हमने आपको क्या बताया था? त्रिज्यखंड का सूत्र हमने आपको बताया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर
थीटा बटा 360। हमने त्रिज्यखंड का क्या बताया था आपको फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। उसमें से घटा रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जो त्रिभुज बनेगा आपका वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 45 होगा, 30 होगा, 60 होगा, कुछ भी होगा ना। तो उससे अभी नहीं मतलब है, जो होगा अभी वो हम बताएंगे। तो 1/2 आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है, 1/2 आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हुआ, लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका आ जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और सूत्र क्या हुआ त्रिज्य खंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। उसमें से घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, -1/2 आर स्क्वायर। ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। आपका दूसरा पॉइंट है दीर्घ वृत्तखंड। क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला क्या होगा आप बताइए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वाला भाग ये आपका होता है, उसका आप पहले फिगर देखिए, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसे इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसका फिगर कैसा होगा, ये होगा फिगर, ये बड़ा वाला भाग हो जाएगा, ठीक, बड़ा वाला भाग रहेगा इसमें, तो ये बड़ा वाला भाग हमने लिखा, हाँ, ये बड़े वाला भाग। अब बराबर किसके होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा चारों जगह है कि नहीं, देखिए पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पर है, तो इसमें भी होगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, यही छोटा वाला अगर घटा देंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा बड़ा वाला। अब भैया आप ही बताइए, पूरा बड़ा वाला भाग है, इसमें से ये इतना मैंने अगर काट लिया, इतना अगर मैंने समझ लो काट लिया, काट के इसे निकाल दिया, तो काट के जब इसे निकाल दूंगा तो ये बड़ा वाला भाग ही तो बचेगा, तो वही तो है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले एरिया को घटा दिया, तो छोटे वाले एरिया को मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, इस छोटे वाले एरिया को घटा दिया, और जैसे ही छोटे वाले एरिया को घटाया तो आपका फार्मूला तैयार हो गया। तो फार्मूला अब क्या बनेगा आप बताइए। यहाँ पर पहले क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और जब भी माइनस रहेगा तो यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा अगर आगे कुछ आपको और लिखना हो। तो छोटा वाला एरिया का क्षेत्रफल अभी हमने क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और माइनस उसमें क्या किया था, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल, बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल। और इसे लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो बड़े वाले में से वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आशा है कि आपको इतना सारा अभी तक मैंने 2 पन्ने में कंप्लीट किया, जिसे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। केवल इंट्रोडक्शन अभी समझाते समझाते 34 मिनट हो चुका है ना, तो अभी और आगे समझाना बाकी है, समझ सकते हैं, ठीक। अब अगला फार्मूला है जो इसमें काम आएगा। अगला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या है,
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हेडिंग है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, आपको कहा क्या है? कहा है कि वृत्त है, तो मैंने एक वृत्त बना लिया, मैंने एक वृत्त बनाया। फिर कहा ये चतुर है, और चतुर का मतलब होता है 4। चतुर का मतलब 4। चतुर का मतलब 4। और इसमें आ रहा है अंश। अंश का मतलब होता है भाग। अंश का मतलब भाग, या उसका और क्या मतलब होगा? टुकड़ा। ठीक, अंश का मतलब भाग या टुकड़ा। तो वृत्त का मतलब वृत्त, चतुर्थ का मतलब 4, अंश का मतलब भाग या टुकड़ा या अंश, और क्षेत्रफल का मतलब अंदर वाला ना। तो मतलब इस वृत्त के क्या कर दिए गए हैं? 4 टुकड़े। इस वृत्त के क्या कर दिए गए हैं? 4 टुकड़े। कहा है कि चतुर का मतलब 4, अंश मतलब टुकड़ा, तो इस वृत्त का 4 टुकड़ा कर दिया गया। हम जानते हैं कि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हर एक अंश कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90। अच्छा, इस वृत्त में किससे भाग दिया गया कि इसका 4 टुकड़ा हुआ? तो जब 4 से भाग दिया गया होगा तभी तो 4 टुकड़ा हुआ। तो इसलिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पहले लिख देंगे हिंदी में कि वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें भाग दिया गया है 4 से, तो आपका होगा चतुर्थांश। तो सूत्र क्या बन जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बटा 4। तो ये आपका हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हो गया? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आगे क्या है? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसमें नोट पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हैं। क्या नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि जब भी सवाल में बोला जाए चतुर्थांश, क्या बोला जाए? सवाल में यदि आपको चतुर्थांश बोला है, यदि आपको प्रश्न में चतुर्थांश शब्द प्रयोग किया है, तब वहाँ कोण अर्थात थीटा जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। जब भी आपको शब्द में चतुर्थांश का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ आपको हमेशा क्या लिखना है? 90 डिग्री। थीटा के लिए हमेशा 90 डिग्री। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं कि फार्मूले में थीटा है नहीं, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी सर? आवश्यकता है, अगर आपका इच्छा कहे तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं जब भी ये कहेगा, या अगर आपको ना इच्छा हो कि हम चतुर्थांश से सर नहीं लगाएंगे तो आप इस क्षेत्रफल वाले से भी लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पर आपको बताया है। इसलिए मैंने आपको वो बताया थीटा। तो यहाँ पर थीटा का स्थान पे 90 डिग्री आराम से रख के आप लगाएंगे तो इससे भी वही आपका आंसर आएगा, और जो हमने अभी यहाँ पर आपको बताया है इससे भी वही आंसर आएगा। बस डिफरेंट क्या है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है कैलकुलेशन, वो आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो बस यही अंतर है और कुछ है नहीं। ठीक, अब आगे इसमें एक आएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है?
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे कक्षा 8 में, 9 में, 10 में। तो 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, और चूंकि इसमें आधार और जो ऊंचाई होगा दोनों सेम होगा क्योंकि त्रिज्याएं होंगी, तो इसलिए इसे 1/2 r², इसलिए हमने वहाँ पर फार्मूले में 1/2 r² लिखा था। अगला फार्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी आप जानते होंगे, पढ़े हैं क्लास 9th में, √3/4 भुजा स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर भुजा r होगा इसलिए r², नहीं तो हमेशा क्या लिखा जाता है a²। तो ये हुआ आपका इसका फार्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात r²। अब अगला क्या आता है, चूंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में क्या 60 मिनट में, हाँ 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा पूरा कोण थीटा जो है वो 360 अंश का बनता है। घड़ी की सुई द्वारा जो पूरा कोण है, पूरा जो कोण घूम के आएगा वो कितना डिग्री होगा, 360। लेकिन हमें यहाँ चाहिए 1 मिनट में कितना बनेगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण, 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण। तो बताइए ये कम से ज़्यादा था, अब ज़्यादा से कम पूछ रहा है, तो ज़्यादा से जब कम पूछता है तो भाग होता है, तो 360 में भाग दे देंगे 60 का, तो जो आएगा वो आपका 1 मिनट में कोण हो जाएगा। और 1 मिनट कितना, 36, तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा 6 डिग्री का। तो ये आप याद रखेंगे कि घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण हमेशा 6 डिग्री होगा। ठीक, घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री, घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री होगा, 6 डिग्री। घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री होगा, 6 डिग्री। ये आपका सब बेसिक सब कंप्लीट हुआ, मतलब इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे, जितने भी इंट्रोडक्शन थे, हमने सब बता दिया। अब इस चैप्टर में केवल सवाल बचा है, तो सवाल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी को शेयर करना, जिसे नहीं भी समझ में आता उसे भी ये समझ में आएगा। इतने आराम से मैंने बताया है, केवल 43 मिनट इसी में लग गया फार्मूले समझाने में। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।